नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 जनवरी के जो न्यूज़ डिस्कशन है उसमें। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल आज का प्रमुख है वो है पिनाका और प्रलय को लेकर। तो पिनाका और प्रलय ये भारत के क्या है स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। अब स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है तो अभी चर्चा में क्यों आ रही है? तो हुआ क्या है जो अभी अपना गणतंत्र दिवस मनाना है 26 जनवरी को उस पे इनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस वजह से ये चर्चा में चल रही है। अब इससे संबंधित एक आर्टिकल हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था जब हमने उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का अंतर पढ़ा था। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तब हमने जो अंतर जाना था पहले उसे समझते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो जहां से लॉन्च की जाती है जमीन के सहारे वो एक्टिव रहती है और अगर पहाड़ पर्वत कुछ आता है तो वहां से मुड़ के वो अटैक करेगी जिस एरिया में वो अटैक करना है उसे। पर बैलिस्टिक मिसाइल इससे बिल्कुल अलग होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता क्या होती है? ये पहले ऊपर जाएगी और ग्रेब फिर ऊपर जाने के बाद ये ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर गिरेगी और जहां इसे अटैक करना है उस एरिया में अटैक करेगी। तो ये वायुमंडलीय क्षेत्र से पहले ऊपर जाती है और उसके बाद अटैक करती है जबकि क्रूज मिसाइल स्थल पर चलती है। तो ये वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं पिनाका और प्रलय मिसाइल क्या है ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो पहली चीज हमें ये पता चली इनके बारे में। अब देखते हैं पहला प्रलय मिसाइल के बारे में। तो ऐसे कल्पना करो कि कोई दुश्मन देश है वो भारत पे अटैक कर दे या कभी भी लड़ाई हो जैसे कि अपना पड़ोसी पाकिस्तान अचानक हमला कर दे। अब कुछ मिनट में ही हमें क्या करना है एक जवाबी कार्यवाही करनी है। तो ऐसे में ही काम आएगा प्रलय और पिनाका मिसाइल। क्यों? क्योंकि ये कम समय में क्या करते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का यूज करते हैं और अत्याधुनिक जो है इनके हथियार हैं। प्रलय के बारे में बात करें जो प्रलय है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कैसी है? शॉर्ट रेंज है। इसका रेंज क्या है? कम है, शॉर्ट रेंज है। इसे डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। अब इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। भारत में जो हथियार होते हैं वो कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ ही करता है। अब इसकी जो बारे में देखें तो डीआरडीओ ने किया है और सतह से सतह और छोटी दूरी अभी देखा शॉर्ट रेंज है और सतह से सतह का मतलब क्या है? ये एक मान लो कहीं रॉकेट लॉन्चर से अटैक की जाएगी तो ऊपर जाएगी उसके बाद सतह पे ही तो अटैक करेगी। तो सतह से सतह पर अटैक करने के लिए इसको बनाया गया। उपयोग क्या है? तत्काल सैनिक कार्यवाही जो होती है उनके लिए। तो ये देखा इसके बारे में। इंजन इसके बारे में देखें तो 2 चरण का इसमें इंजन लगा हुआ है। इसकी गति कितनी है? तो ध्वनि की गति के बराबर से लेकर 1.6 तक है। तो मैक जो है वो कितना है? 1.6 तक है इसकी गति है। तो उसके बाद रेंज क्या है? तो लगभग लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। 150 से या 350 से लेके 500 अमूमन ज्यादा इसकी रेंज अच्छी है। तो 350 से 500 रेंज के बीच में ये काम करती है। मार्गदर्शन में क्या है? इसमें नेविगेशन लगा है। तो जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं कहीं जाने के लिए इसमें क्या लगा है? नेविगेशन सिस्टम लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये पिन पॉइंट सटीकता से क्या करता है? अटैक करता है। तो पिन पॉइंट मतलब जहां अटैक करना है ठीक उसी जगह अटैक करेगा। और इसमें क्या है? लो रडार सिग्नेचर है। इसका क्या मतलब हुआ लो रडार का? इसका मतलब हुआ है कि ये रडार को चकमा देने के लिए बनी है। तो रडार को ये क्या कर सकता है? चकमा दे सकता है। तो ये हमने देखा इसमें। और ये क्या है? जवाबी कार्रवाई के लिए है मेन। तो प्रलय का पथ प्रदर्शन है। इसमें अपना रास्ता बदल सकता है मतलब जीपीएस है चूंकि। तो अगर मान लो यहाँ से इसे अटैक करने के लिए लॉन्च किया गया है और पहले अटैक यहाँ पे था अब वो अटैक वाली जो जगह है स्थान में कुछ चेंज आया है तो ये क्या करेगा? अपना रास्ता बदल सकता है। तो ये इसमें हो जाएगा। मोबाइल लॉन्चर का मतलब ये नहीं होगा मोबाइल से लॉन्च करें। मतलब क्या होगा? एक गाड़ी होगी जो मोबाइल होगी मतलब वो कहीं से इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं उसे आसानी से। तो उसे आसानी से क्या है? नेविगेट किया जा सकता है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में जानकारी। और ये क्वासी बैलिस्टिक है। क्वासी बैलिस्टिक क्या है? सतह से सतह पे ये तो हमने देख ही लिया। क्वासी का मतलब हो गया कि ये रास्ता बदल सकती है मतलब अपना चेंज कर सकती है। तो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल अंतिम चरण में अपना मार्ग जो है वो बदल सकती है। तो इस मिसाइल की ये विशेषता है। अब बात करते हैं दूसरी मिसाइल जिसका नाम है पिनाका मिसाइल। तो पिनाका मिसाइल क्या है? ये मल्टी बैरल इसमें कई सारे बैरल हैं। तो मल्टी बैरल क्या है? रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। डीआरडीओ ने ही बनाया था। ये 1980 में विकसित किया गया था। नाम पिनाका सुना सा लग रहा होगा शायद। तो ये क्या है? अर्जुन का जो धनुष था पिनाक उसी के नाम पे ये रखा गया है। इसका नाम पिनाका तो अर्जुन के धनुष के नाम पे। इसमें जो मल्टी बैरल है और इसमें क्या है? इसे डीआरडीओ ने और किसने इसे मिलके बनाया है?
आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट है, ADRE और DRDO के अंतर्गत इनने मिलके इसे बनाया है। क्षमता क्या है, क्षमता देखो तो 44 सेकंड में 12 ऐसे रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। तो 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को एक सेल्वो लॉन्च से ऐसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। अब उसके बारे में, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 40 किलोमीटर के आसपास। तो ये देखा हमने। पिनाका में क्या है, शूट एंड स्कूट है, तो मतलब जो काउंटर बैटरी फायर से बचने में सक्षम है, मतलब जो फायर उधर से आएंगे उनसे बचने में क्या है, निष्प्रभावी इसे कर सकते हैं। हमने अभी दिया किसे है, ये अर्मेनिया को निर्यात कर रहे हैं। जो कल के वीडियो में अभी हमने देखा था अर्मेनिया अजरबैजान का इतिहास, उसमें ही अर्मेनिया को हम क्या कर रहे हैं, पिनाका का पहला निर्यात कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। तो इसके बारे में अगला जो है मेन इंपोर्टेंट, वो है कॉर्पोरेट टैक्स न्यूनतम कर वाला है। तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब इसमें क्या हुआ, तो इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कल्पना करो एक बड़ी सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC जिसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल का जो कॉर्पोरेट कंपनी है, वो एक कंपनी है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते, नहीं तो गूगल का। तो गूगल एक बड़ी कंपनी है। अब गूगल भारत में व्यवसाय करती है, मान लो भारत में उसने 100 रुपए कमाए गूगल ने। पर वो गूगल क्या कहेगा कि हमारा जो मेन, जो हमारा रुपए जा रहा है, वो मान लो जा रहा है कहीं पनामा में। अब पनामा और ऐसे क्यों देश चुने जाएंगे, क्योंकि इन देशों को क्या कहा जाता है, इन देशों में टैक्स होता है कम। तो टैक्स होता है कम या ना के बराबर होता है, तो इन्हें कहा जाता है ऐसे देशों को टैक्स हेवन। यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। तो गूगल भारत में टैक्स बचाने के लिए कहेगा कि हम तो केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। असली जो हार्डवेयर यूज किया जा रहा है, जो मेन चीजें हैं, वो कहाँ से आई हैं, पनामा से आई हैं, या किसी भी देश का हो सकता है, उस देश से आई है। तो हम अपना मान लो 100 रुपए है, उसमें से 70-80 रुपए हम कहाँ भेज रहे हैं, इस देश को भेज रहे हैं। तो मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का हुआ। जबकि गूगल को फायदा कितना हुआ था, 100 का हुआ। तो उसने पूरे 80 बचा लिए। अब वो टैक्स कितने पे देगा भारत में, 20 रुपए पे। तो हुआ क्या था, इसी के लिए OECD ने एक प्रयास किया था। उसने कहा था इस वजह से जो बड़े बड़े देश हैं, जहाँ कंपनी रुपए ज्यादा कमाती है, उस एरिया में और उस जगह पे टैक्स से ये बच जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा टैक्स लगाया जाए जो इसका हल करे। तो इसके लिए आया था वैश्विक कॉरपोरेट न्यूनतम कर समझौता। तो इससे क्या हुआ था, ग्लोबल, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स। अब हुआ क्या है, ट्रम्प जब आए तो उन्होंने कई सारे समझौते किए हैं, कई से बाहर आए हैं। तो उन्होंने इससे आने का बाहर निर्णय कर दिया है, तो वो अब इससे बाहर आ चुके हैं। तो इसका देखा कि जो GMT वैश्विक न्यूनतम कर है, उसकी विशेषता क्या है, बड़ी कंपनियां जो भुगतान करती हैं, वो करों में क्या कर देती हैं, हेर फेर कर देती हैं। तो कम दर दिखाते हैं और उससे न्यूनतम वो कर देते हैं। तो ये लाभ को दूसरे एरिया में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो OECD से कब लेके आया था, 2021 में लाया था। और अब क्या है, इसमें दिक्कत है। अब इसे अब न्यूनतम कर वाले को आ जाए, तो अभी कोशिश क्या की गई थी, जैसे यूरोपीय देश वगैरह ने, कि न्यूनतम 15% टैक्स की दर तय कर दी जाए, कि भाई तुम अगर ले जा रहे हो 100 में से 80 रुपए उन्हें भी दे रहे हो, तब भी हमें 15% तो चाहिए ही चाहिए। तो न्यूनतम 15% तो देना पड़ेगा जिस देश में है। मतलब क्या हुआ इसमें, कि यह तय करता है कि बड़ी डिजिटल जो कंपनियां हैं, गूगल ही ले लेते, बड़ी गूगल, अमेज़न, टैक्स उस देश में जाए जहां सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मतलब जिस एरिया में देश, इंडिया में मान लो रुपए कमा रहे, तो 15% कम से कम इंडिया को दे के जाओ। तो न्यूनतम 15% तो देना पड़ेगा। तो ये था, भारत ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं। तो अब क्या हुआ है, मेन चीज की ट्रम्प इससे बाहर आ गए हैं। अब इससे कुछ अगर एग्जाम्पल समझे कि ऐसा हुआ क्या था, तो पहले OECD को देख लेते। तो 1960 में OECD बना था। तो OECD क्या है, आर्थिक एक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग नाम है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो ये 1960 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है। देश कितने, 38 देश हैं इसमें। अब मेन इंपोर्टेंट जो है कि इसमें उच्च आय शक्ति वाले देश हैं। उच्च आय, हमारी उच्च आय तो है नहीं, हम तो मध्य और निम्न उच्च आय वाले देशों में से हैं। तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। मतलब हम इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें वो देश हैं जो विकसित देश टाइप के हैं, जो बहुत ज्यादा है, जिनकी आय है, विकसित है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री वो है, तो वो OECD के सदस्य हैं। अब क्या हुआ, भारत इसमें सदस्य तो नहीं है, पर भारत इसका साझेदार देश जरूर है 2007 से। तो अगर पूछा जाए OECD क्या है, तो ये जो बड़ी आर्थिक गतिविधियों वाले देश हैं और उच्च आय वाले देश हैं, उनका एक समझौता है। और ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय संस्था का, पेरिस, फ्रांस में है। कब बना था, 1960 में बना था। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। गूगल, अमेज़न, सारे एग्जाम्पल देखने हैं जिन कंपनियों ने क्या किया है,
टैक्स बचाने का काम किया था। तो गूगल का एक बड़ा फेमस एग्जांपल है डबल आयरिश डच सैंडविच। डबल आयरिश डच सैंडविच का मतलब क्या हुआ कि आयरिश कंट्रियां तो सुनी होंगी, आयरिश कंट्री है आयरलैंड, नीदरलैंड, ये मतलब आयरलेस आयर जो आयरिश है वो आयरलैंड वाली कंट्री है, वैसे नीदरलैंड, नीदरलैंड मतलब डच। तो क्या हुआ, डबल आयरिश डच सैंडविच एक टैक्स तकनीक हुआ करती थी जिन्होंने किया। तो इन्होंने क्या दिखाया गूगल ने कुछ साल पहले कि हमारा जो टैक्स है वो मतलब हमारा जो फायदा है वो कहाँ जा रहा है, बरमूडा में जा रहा है। अब कोई बरमूडा तो आम इंसान जानता भी नहीं है, बरमूडा देश और ये सब, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता था। तो अमेरिका मतलब जो गूगल की कंपनी थी वो ये दिखा रही थी कि हमारा जो सब टैक्स जा रहा है, रुपए जा रहा है, वो बरमूडा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बरमूडा में ही से हमारा पूरा कार्य चल रहा है। हम इंडिया, यूरोप कंट्री, इन सब में तो केवल सर्विस दे रहे हैं, तो ये टैक्स तो देंगे नहीं इस हिसाब से अमेरिकन वाले। तो बरमूडा में कॉर्पोरेट टैक्स लगता नहीं है। तो गूगल ने वहां पे इस वजह से अरबों टैक्स बचा लिया था। बाद में 2020 में इसकी आलोचना हुई, तब क्या हुआ, गूगल ने फिर ये चीज को बंद किया था। ऐसे ही एप्पल ने भी किया था। एप्पल ने भी आयरलैंड, ये आयरलैंड नीदरलैंड क्यों देश आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पे ऐसी संस्थाएं ज्यादा स्थापित करी जाती। तो आयरलैंड में अपनी ये कंपनी बनाई थी एप्पल ने। एप्पल ने क्या कहा, आयरलैंड में कंपनी ने, सेम सिचुएशन होगी, आयरलैंड में कॉर्पोरेट टैक्स कैसा होगा, कम होगा या नहीं होगा, तो आयरलैंड में कैसा है, कम है। और ये दिखा दिया कि हमारा जो मुनाफा है वो तो सब आयरलैंड में जा रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जो एप्पल थी उसने 13 बिलियन के आसपास टैक्स नहीं चुकाया था, 13 बिलियन यूरोप को। तो ये भी एक सिचुएशन। ऐसे ही फेसबुक ने किया था, आयरलैंड में अपना शिफ्ट कर दिया था। अमेजोन ने ऐसा किया है, स्टारबक्स ने तक किया है। स्टारबक्स ने तो अपना ये दिखा दिया था कि खर्चे जो है, हमें बहुत कम खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टारबक्स जानते होगे कॉफी वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है, तो स्टारबक्स ने क्या किया कि हमारी तो फीस बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे इतने खर्चे हैं कि हमें कुछ बच ही नहीं रहा है, और जो बच रहा है वो विदेश में जा रहा है। तो बेटे इसमें कर चोरी इसने स्टारबक्स ने ऐसे करी थी। तो निष्कर्ष में मतलब ये बात है कि सारे देश मतलब सारी बड़ी संस्थाएं कुछ ना कुछ तरीके अपनाते। ओईसीडी ने इन पे पकड़ा, ओईसीडी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, 15% कम से कम दे के जाओगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड हुआ करता था, हमने समझ लिया। ओईसीडी के बारे में भी देख लिया, ओईसीडी कुछ रिपोर्ट वगैरह भी संस्थान निकालता रहता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, ओईसीडी बेहतर जीवन सूचकांक, ऐसे ये सूचकांक निकालता है। तो ओईसीडी एक अच्छी संस्था के रूप में काम करता है। इसके बारे में कुछ चीजें मेन इंपोर्टेंट है, 61 में बना था। पेरिस में इसका क्या है, मुख्यालय है। 38 देश है। मेन देश कौन से होंगे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे देश होंगे। जो देश कौन से होंगे, जो विकसित टाइप के होंगे, तो ये देश इसमें होंगे। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब अगला देखते हैं आर्टिकल। अमेरिका फिर से बाहर हो गया है। अब की बार अमेरिका ये किससे बाहर हुआ है, पेरिस से भी बाहर हो गया। अगले आर्टिकल में हम इसमें पढ़ेंगे डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया। ट्रंप ने आने के बाद क्या किया है, जितनी बड़ी संस्थाएं थी जहां पे अमेरिका का ज्यादा रुपए जा रहा था। अब एक चीज सोचो, अमेरिका क्या था, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, तो डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ ऐसी संस्थाएं जो हुआ करती थी, इनमें संस्थाओं में अमेरिका बहुत रुपए देता है हर ही एक संस्था में। तो पेरिस समझौता जो पर्यावरण से संबंधित था, तो अब अमेरिका कह रहा था विकास के लिए रुपए दे देंगे कोई बात नहीं, पर पेरिस समझौते में पर्यावरण के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अमेरिका का क्या कहना है अब ट्रंप का, कि सभी कर रहे हैं, और पेरिस जो समझौता है उसके तहत अमेरिका ने अभी तक सबसे ज्यादा रुपए दिया भी था। और अब अमेरिका इससे बाहर आ गया है, ट्रंप ने कहा हम रुपए नहीं देंगे आगे से। तो ट्रंप ने अब तुरंत इससे बाहर आने का समझौता किया है। दूसरा, ऐसे ही डब्ल्यूएचओ ने, ट्रंप का कहना था कि जो कोरोना टाइम ऐसी सिचुएशन में डब्ल्यूएचओ ने गलत तरीके से रुपए का यूज किया और अमेरिका का ज्यादा रुपए था, तो ट्रंप ने इससे भी बाहर आ गए। तो ट्रंप डब्ल्यूएचओ से, और ट्रंप किससे आ गए, स्वास्थ्य वाले से, और ये मैं इसमें देखा हमने पर्यावरण से, क्लाइमेट वाले से बाहर आ गए। जो पेरिस समझौता था, ये कब आया था पेरिस वाला, 2015 में। तो इन दोनों से ट्रंप बाहर आ गए हैं। तो वही चीज है, डब्ल्यूएचओ से ट्रंप ने क्या बहाना लगाया कि कोरोना के दौरान जो स्वास्थ्य के संकटों को गलत तरीके से संभाला था इन्होंने, तो इस वजह से इससे भी बाहर आ गए हैं। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में देख लेते हैं। तो डब्ल्यूएचओ बना था कब, 1948 में। अब याद करो, 1945 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो रहा था, 44-45 में। वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद स्वास्थ्य की और अच्छे तरीके से आगे से बेहतर क्रियान्वयन हो और स्वास्थ्य में डेवलप हो, तो इस वजह से 1948 में 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ की क्या हुई, स्थापना हुई थी। 194 देश हैं इसमें, पर जो डब्ल्यूएचओ में कार्य किया जाता है वो डब्ल्यूएचओ नहीं करता है, डब्ल्यूएचए करता है।
असेंबली है जो इनकी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो विश्व स्वास्थ्य सभा है, वो इसका क्या करता है, काम करता है। सभी देश होते हैं वो इसी के सदस्य होते हैं और यही इनका सचिवालय होता है और यहीं पे इनका काम हो रहा होता है। अब इनके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके, डब्ल्यूएचओ के, जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में, अपने दक्षिण पूर्व एशिया में, यूरोप में, ये इनके क्षेत्रीय, मतलब जैसे होता है ना, अब एशिया वाले एरिया में अपने देश में इंडिया पाकिस्तान इधर की तरफ कुछ आ रहा होगा, म्यांमार या आसियान कंट्री, तो ये वाली संस्था ही देखेगी कोई बीमारी आई, चेक करेगा बीमारी ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, फिर रिपोर्ट करेगा ये सारी चीजें, क्योंकि अब हर बार डब्ल्यूएचओ तो नहीं आएगा सारी चेक करने के लिए, तो क्षेत्रीय संगठन बना रखे हैं डब्ल्यूएचओ ने। तो ये है। अब इसमें एक तो होता है निर्धारित शुल्क, मतलब जितने देश अभी हमने पढ़े 194 सारे देश इसमें रुपए अपना जमा करेंगे, मान लो कोई 100, मतलब हर एक का कर दिया, ऐसे फीस होती है ना, मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए सब देश को जमा करने ही है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें वोट की पावर नहीं दी जाएगी, तुम्हें कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे, बाकी सदस्य बने रहोगे। तो ये निर्धारित शुल्क होता है। फिर होता है स्वैच्छिक शुल्क, ये शुल्क अभी तक सबसे ज्यादा अमेरिका दे रहा था, सेकंड नंबर पे दे रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स है ना उनका फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा, और अमेरिका सबसे ज्यादा इसमें स्वैच्छिक योगदान करता था, कोई कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, कोई परोपकारी संस्था हो, निजी संस्था हो, सब इसमें स्वैच्छिक देते थे। तो ये इसका बैकग्राउंड हमने सारा देखा, क्यों समस्या आई कोरोना के समय और स्वास्थ्य संगठन क्या करता है। अब कोई भी अगर यूनाइटेड नेशंस का, यूएन का सदस्य है, वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य बन सकता है, पर अगर कोई सदस्य यूएन का सदस्य नहीं है, वो सहयोगी देश उसका बन सकता है, बाकी आवेदन के द्वारा अनुमोदन होता है पूरा। अब रिपोर्ट भी कई सारी डब्ल्यूएचओ निकालता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, न्यूट्रिशन रिपोर्ट, पोषण रिपोर्ट है, ये भी निकालता है, दृष्टि रिपोर्ट निकालता है, उसके बाद क्या है, जो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन वाली रिपोर्ट निकालता है, और एक श्रवण पर निकालता है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, तो सुनने वाली क्षमता पे निकालता है। तो मेन है स्वास्थ्य है ना, तो न्यूट्रिशन पे है, एयर पॉल्यूशन और सुनने श्रवण वाली हेल्थ पे, सब पे रिपोर्ट ये निकालता है ये। अगला है एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर क्या है, बस इतना समझना है सबसे आसान भाषा में। सबने डिजी लॉकर सुना होगा, जैसे हमें अपनी मार्कशीट को अगर कहीं रखना है, आधार कार्ड को कहीं रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस को कहीं रखना है, तो ऑनलाइन रख सकते हैं किस पे, डिजी लॉकर पे। गवर्नमेंट का है तो हर एक संस्था में मान्य भी होता है, उसे दिखा के हम क्या कर सकते हैं, जैसे कहीं अगर जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस अगर डिजी लॉकर का दिखाते हो तो मानना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हम रख सकते हैं। अब सेम चीज सोचो, एक बड़ी कंपनी का डाटा बड़ा होगा, अब वो डिजी लॉकर में तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उनका डाटा जीबी टीबी में होगा, तो होगा क्या कि उनके लिए, और उन्हें थोड़ा सर्वर भी अलग चाहिए होता है, तो उनके लिए एंटिटी लॉकर बना दिया गया। तो बस इतना समझना, एंटिटी लॉकर कंपनी का डिजी लॉकर है, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। तो ई गवर्नेंस डिवीजन ने, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी के अंतर्गत, उसी ने एंटिटी लॉकर विकसित किया। दो क्वेश्चन बनेंगे, एंटिटी लॉकर क्या है, किसने विकसित किया है, माइटी ने विकसित कर दिया है इसे। एंटिटी लॉकर की डेफिनेशन हमने देख ली है। अब तो संगठन के जो व्यावसायिक संगठन है उनके दस्तावेज और सारी चीजें, अब देखो एक कंपनी को कहीं जाना है कोई जगह पे अपना कुछ संस्था खोलने के लिए या कोई रिपोर्ट वगैरह, तो अपना वो हर जगह कागज तो नहीं ले जाएंगे, एंटिटी लॉकर खोलेंगे और तुरंत उस बैंक को दे देंगे, लोन मिल जाएगा, तो ऐसी चीजें आ जाएंगी। रियल टाइम सत्यापन भी हो सकता है, वही बात है कि अगर डायरेक्ट डला है ऐप पे तो रियल टाइम पता भी चल जाएगा। तो ये हो गया 10 GB इनक्रिप्टेड क्लाउडेड, इसमें क्या होता है, कानूनी रूप से मान्य, बाकी और होता ही है। एंटिटी लॉकर के लाभ क्या होंगे, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, परिचालन दक्षता बढ़ जाएगी, कम समय लगेगा, सुव्यवस्थित प्रक्रिया होगी, जवाबदेहिता बढ़ जाएगी एकदम से, उन्नत एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि सभी एक जगह प्लेटफॉर्म पे सरकार की चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे तो एकीकरण हो जाएगा। अच्छा, तो ये है। अगला आर्टिकल है पर्यावरण से संबंधित। अब हर किसी ने डीडीटी नाम जरूर सुना होगा, खेतों में या कभी कभी जैसे पहले डेंगू वगैरह फैलते थे या कोई बीमारी होती थी, मच्छरों को मारना होता था, या खेत में कोई दूषित चीज है, मतलब किसी कीट को मारना है, तो हम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन यूज करते थे, इसी का नाम था शॉर्ट में डीडीटी। अब हुआ क्या है, इस डीडीटी को रोक लगा दी गई है, अभी तो डीडीटी यूज नहीं करते अब, क्योंकि डीडीटी क्या करता था, भूमि को बंजर कर देता था, और दूसरी चीज क्या है, इसमें केमिकल, डीडीटी की वजह से भूमि में केमिकल रहते थे, यही केमिकल पानी के क्षेत्र में जाएंगे और यही हमारी खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद मानव के शरीर में हो जाएंगे, और इससे क्या होंगी, बीमारियां फैलेंगी। तो ये डीडीटी के चक्कर चल रहा था, तो सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है ज्यादातर। अब क्या हुआ, स्वीडन ने
के शोधकर्ताओं ने डीडीटी को की मिट्टी जो दूषित हो चुकी है उसे दोबारा से सही कर दिया गया है। कैसे? बायोचर का यूज करके। तो ये अब हमें समझना है कि बायोचर और ये सब चीजें हैं क्या है। तो अब इसे समझते हैं पहले डीडीटी के बारे में। तो 1940 में ये कब यूज हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के टाइम 1940 में रासायनिक कीटनाशक के रूप में इसका यूज हुआ था। तो रासायनिक कीटनाशक जो होता है इंसेक्ट मारते हैं उनके लिए यूज होता था, विशेषतः कृषि और मलेरिया को रोकने में ये यूज होता था। मलेरिया मतलब मच्छर को मारेंगे, तो ये कीटों को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्या करता था, कीटों के नर्वस सिस्टम जो होता है तंत्रिका पूरे को फेल कर देता था मच्छर के, तो वो मर जाएंगे सब। ऐसे ही फसल के कीट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। पर ये वही बात है, खाद्य श्रृंखला में क्या, खाद्य श्रृंखला में ये प्रवेश कर जाता था जिससे पूरा बीमारियां हो जाती थी। तो हुआ क्या, 1972 आते आते ज्यादातर देशों ने डीडीटी को बैन कर दिया। बाद में आके अभी भारत ने भी इस पे मलेरिया के नियंत्रण के लिए तो उसका उपयोग होता है, पर सीमित होता है। मलेरिया में के लिए भी भारत में होता है, पर सीमित मात्रा में है केवल। बाकी इसका उपयोग रोक लगा रखे हैं। तो डीडीटी एक आधुनिक सिंथेटिक कीटनाशक है, जैसा कि देखा 1940 और 39 के आसपास इसके विकसित किया गया था, 39 और 40 के बीच में। जैसे कीट, कृषि कीटों को लड़ने, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए। पर वही बात है, मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। अब जो हमने देखा इसमें पर्यावरणीय समस्याएं तो होंगी, उसके बाद क्या है, जैव मतलब शरीर में प्रवेश कर जाएगा। पर रोग के लिए ये सही होता था, जैसे मच्छरों को मारने के लिए। मिट्टी को खराब करेगा ही। तो डीडीटी, मान लो डीडीटी पानी में फैला क्योंकि हमने खेत में लगाया, या कहीं पानी में, पानी को मछली ने, मतलब पानी में मछली रहेगी वो दूषित हो जाएगी। मान लो दूषित मछली को खाया किसी के, पक्षी वगैरह ने, कहीं मछली मान लो डली थी तो उसे खाया पक्षी ने, पक्षी और से ये खाद्य श्रृंखला में आ जाएगा, या समझ सकते पौधे में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब दूसरा शब्द हमें मिला बायोचर। अब बायोचर क्या है, एक नया शब्द है जिसे डाल के डीडीटी अच्छी हो जा रही है। तो बायो नाम ही लग रहा है, बायो और चर। तो बायोचर क्या है, तो असल में ये बायोमास, जो नाम सुना होगा बायोमास, वही चीज है। बायोमास नहीं पता तो क्या होता है, कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं कुछ। कार्बन युक्त पदार्थ क्या होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। अब जैविक पदार्थ क्या है, जैसे कि हम लकड़ी, फसल, गोबर अवशेष, ये सब चीजों को क्या करें, इन्हें सड़ाते गलाते हैं ना, यही बनता है बायोमास। और इसी चीज को जब हम यूज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, खाद के रूप में, बायोचर के रूप में होता है। बस बायोचर में क्या होता है, थोड़ा उसे गर्म किया जाएगा। तो बायोचर वाला देखा हमने कि ये इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक चीजें होती हैं उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, लकड़ी वगैरह, अवशेष वगैरह, ऐसी चीजें। उपयोग कहाँ होता है बायोचर का, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे। अब सोचो जहां गोबर डलेगा या फिर कार्बनिक पदार्थ डलेंगे तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी कि नहीं? तो उर्वरता बढ़ती है मिट्टी की। अब मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी तो जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। जल धारण ज्यादा होगा मिट्टी में, मतलब मिट्टी में जब कार्बनिक तत्व ज्यादा होंगे तो पानी को ज्यादा, कार्बन का स्थलीकरण हो जाएगा, मतलब CO2 का जमीन में स्थलीकरण हो जाएगा। इससे तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। पर्यावरण में ये ग्रीन हाउस गैस को नहीं छोड़ता है, नहीं का मतलब बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा कम छोड़ता है बाकी बाकी से। तो हमने देखा, तो डीडीटी और बायोचर में एक अंतर पहले हमें समझ में आया। डीडीटी क्या है, एक रासायनिक कीटनाशक है, केमिकल है। जबकि बायोचर क्या है, अब तो समझ में आया होगा, बायोचर है एक जैविक, जैविक जैविक खाद के रूप में समझ सकते हैं। तो जैविक उत्पाद है, ये जैविक उत्पाद। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। क्यों? ये ग्रीन हाउस गैस बनाएगा, कैंसर करेगा, ग्रीन हाउस तो ज्यादा नहीं, कैंसर और खाद्य श्रृंखला को ज्यादा प्रभावित करेगा। और ज्यादातर देशों में ये प्रतिबंधित है, जबकि इसमें सारी अच्छाइयां हैं। अब डीडीटी युक्त मिट्टी में अगर बायोचर से क्या फायदा होगा कि दूषित मिट्टी में अगर बायोचर मिलाया जाए, जैसा कुछ फसलों में मिलाया गया है, तो ये डीडीटी को बांध देता है और मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी के जीवों में प्रवेश नहीं होता है। मतलब ये में क्या करेगा, अगर डीडीटी डली हुई है तो अन्य मिट्टी में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगा, मिट्टी को घेरने टाइप का काम करेगा। मतलब जहाँ डीडीटी है उस एरिया को क्या करेगा, मिट्टी अपने में ढक लेगी और अन्य जगह वो नहीं फैल पाएगा। तो डीडीटी को ये रोकेगा एक तरीके से। तो ये हमने देख लिया। अब बायोचर के बारे में देख ही लिया। कार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं, अब पायरोलिसिस द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। बायोचर आया है, तो बायोचर अभी देखा बायोमास से मिलता जुलता है, पर बायोमास तो डायरेक्ट चीज है, सड़ेगा गलेगा। बायोमास, बायोचर में थोड़ा सा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसे फीड स्टॉक को, मतलब जहां वो भरा रखा है उसे उच्च तापमान पर ऑक्सी सीमित, मतलब ऑक्सीजन सीमित वातावरण में गर्म करके बनाया जाता है। क्योंकि हम सड़ाते गलाते हैं तो ऑक्सीजन तो ज्यादा नहीं चाहिए होता है, मतलब है
मेन बात है कि टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है, तब बनता है बायोचार। खेती में यूज होता है, ऊर्ध्वाधर खेती में कैसा, मतलब ये खेती वगैरह होती है तो उसमें यूज किया जाता है, कीटनाशक वगैरह नहीं डालने पड़ते हैं। बायोचार होगा तो थोड़ा अच्छा होता है। लाभ क्या है, उर्वरता अच्छी होगी, ये सब चीजें बढ़िया, पर्यावरण के लिए अच्छा है। अब बायोचार के अतिरिक्त लाभ क्या होते हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन के लिए रोकने का काम करेगा, बायो एनर्जी बनेगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को से संबंधित है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक ही तो है, क्योंकि बायोचार कचरा तो हमेशा ही होता रहेगा, ये बायोचार घास वगैरह इसे सड़ाना गलाना है, तो बायोचार एक नवीकरणीय है, मतलब दोबारा से रिन्यू होता रहेगा। पानी को रोकेगा, अगर कार्बनिक तत्व में क्या होगा, पानी के रोकेगा, और पानी पौधे की क्या होगी, वृद्धि ज्यादा होगी। अब पायरोलाइसिस प्रक्रिया देखते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे समझो कि पायरोलाइसिस एक थर्मल प्रक्रिया है। तो थर्मल थर्मल प्रक्रिया कैसा है, थर्मल में मतलब गर्म कर रहे हैं, तो थर्मल प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, जैविक पदार्थ मतलब कोई भी अवशेष, मेन बात है अवशेष, लकड़ी हो, पेड़ पौधे हो, इन अवशेषों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होगी या बहुत कम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएंगे। अपघटित तो जानते ही है, अपघटित हो जाएंगे मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे। तो डिकम्पोज होने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, या तो ठोस में बदल जाएंगे, या तरल में बदल जाएंगे, या फिर गैस में बदल जाएंगे। जैसा यहाँ पे है कि इसमें डाला हमने, इसमें पायरोलाइसिस, ये रिएक्टर है, इसमें सिनगैस डाली, अभी सिनगैस भी देख लेंगे। सिनगैस के द्वारा यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, जला दिया, और उसके बाद सिनगैस के बाद ये बोतल में भर लो, मान लो बोतल का मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में किसी में इसे चेंज कर लो। तो हमें पूरी प्रोसेस समझ में आई। पायरोलाइसिस में क्या हो रहा था कि हम इसे गर्म कर रहे थे, और गर्म करने का ठोस द्रव गैस में उत्पादन होता है इसमें, और बचा होगा वो क्या बन जाएगा, कचरा बन जाएगा, कचरा भी प्रबंधित हो जाएगा, उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। तो कार्बन समृद्ध है ये, इससे बायो ऑयल एक बनता है, एक बायो ऑयल बनता है, जो अभी देखा था बोतल में, बायो ऑयल, और यही बायो ऑयल ईंधन के रूप में यूज हो जाएगा। और एक केस में सिनगैस होता है। सिनगैस क्या होता है, जब मुख्यतः इसे जलाया जाता है तो एक गैस भी बनती है सिनगैस वाला। वैसे सिनगैस को तो यूज कर ही सकते हैं जलाने वगैरह में, तो सिनगैस में हाइड्रोजन और मीथेन, मतलब अगर पूछा जाएगा सिन गैस क्या होती है, तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसों का मिश्रण होता है। तो ये इनके उत्पाद वगैरह हैं। तो क्या होता है, सिन गैस अगर पूछा जाएगा तो सिन गैस में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन जलवायु, हाइड्रोजन और मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, तो मोनोऑक्साइड है। तो ये है। तो पायरोलाइसिस से तरल उत्पाद होगा, ठोस उत्पाद होगा, गैसीय उत्पाद होगा, ये सारी चीजें देख ली। चूंकि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उस एरिया में, दहन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं है। अब चूंकि ऑक्सीजन के उस साथ ही तो कोई चीज जलती है, तो बिना ऑक्सीजन के तो जल ही नहीं सकती है, इसी वजह से तो ये पूरी जगह नहीं जलता, ये गैस द्रव इनमें चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर जला देंगे इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो राख बन जाएगा। तो इसकी बजाय ये बायोमास थर्मल दहनशील गैस में चेंज हो जाता है, मतलब गैस द्रव में चेंज हो जाता है। तो ये बायोलाइसिस की प्रक्रिया है, पूरा इस मशीनों के द्वारा ये गैस द्रव में सारे में चेंज हो जाता है। तो गर्म करना और ये सब शामिल है इसमें। तो हमने पूरा देख लिया ऐसे उपकरण होते हैं पायरोलाइसिस के। तो ये हमारा 23 जनवरी का इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। तो